हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं NIOS क्लास 12 से। सब्जेक्ट है CRM डोमेस्टिक वॉइस और उसका चैप्टर नंबर है 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। CRM डोमेस्टिक वॉइस एक वोकेशनल सब्जेक्ट है जो हाल ही में NIOS ने क्लास 12 के वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पर एक अनिवार्य कर दिया है, एक मैंडेटरी कर दिया है, एक ज़रूरी कर दिया है बच्चों के लिए कि अगर आपने क्लास 12 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके तमाम सब्जेक्टों के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट वोकेशनल लेना ही होगा। दैट मीन्स बिना वोकेशनल सब्जेक्ट के आप क्लास 12 कंप्लीट नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये बात, तो वोकेशनल सब्जेक्ट में कई सब्जेक्ट्स हैं और उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आता है CRM डोमेस्टिक वॉइस, जिसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। CRM डोमेस्टिक वॉइस सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने आता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली पहले आपको ये बता दूं, ये CRM डोमेस्टिक वॉइस नाम से आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, इसका मतलब क्या है। देखो, आप सभी को भली भांति एक बात मालूम होगी कि जब हमारे देश में, भारत में खास करके, जब हम देखते हैं कि रोज़गार की बात आती है या एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो यहाँ पर रोज़गार बहुत कम स्तर पर है। दैट मीन्स बेरोजगारी बहुत है, लोग सक्षम हैं कार्य करने के लिए, परंतु फिर भी उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसने? आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ने, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ने। और उसी के बारे में आज हम एक सामान्य तौर पर, जो पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन है, जो इसके बारे में मुख्य बातें बताएगा, तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये शब्द कई लोगों को जानकारी में होगा और कई को नहीं होगा। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का अगर मैं आपको एक साधारण शब्दों में इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक सामान्य तौर पर जिसे आप कॉल सेंटर कहते हैं। तो कॉल सेंटर तो हम एक सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन इसका जो आप एक प्रॉपर नाम अगर लेंगे तो उसे कहा जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या शॉर्ट फॉर्म में BPO। मैं बात कर रहा था कि भारत जैसे देश में जहां आप लोग सभी जानते हैं कि रोजगार की बहुत कमी है, या ये भी कह सकते हैं हम कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं। तो इस वाली प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए BPO ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है। और जैसी BPO हमारे देश में आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आप सभी ने ये बात एक प्रैक्टिकल तौर पर भी नोट करी होगी कि लोगों को रोजगार मिला है और कई परिवारों की रोजी रोटी इन्हीं कॉल सेंटर्स के बदौलत पे चल रही है। तो इसी BPO, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉल सेंटर कहते हैं, इसके बारे में आज हम बेसिक तौर पर जो हमारा चैप्टर है उसको समझाने के लिए हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आज की तारीख में जैसे जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पर BPO इंडस्ट्री ने एक तरह से बूम लाया है। किसमें? कई लोगों की मदद करी है, उनका परिवार चलाने के लिए जो उनकी एक इनकम है, उस इनकम को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर BPO बहुत बड़ा योगदान देता है। और इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग अपने अगर आज की तारीख में देखें तो कई गृहस्थियों में आप सभी पाएंगे कि बहुत से लोग इन कॉल सेंटर्स या जिनको हम BPO कहते हैं, इसमें किसी परिवार का एक या एक से अधिक लोग जॉब में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसी BPO के अंतर्गत आपको कई तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं जो आप अपनी बेसिक शिक्षा, या जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आप अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को कंप्लीट करते हैं, दैट मीन्स अगर आप क्लास 12 को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप रोज़गार की तलाश में और चाहते हैं कि कुछ हम अपने लिए एक नॉर्मल या किसी तरीके की एक जॉब पा सकें विद डेजिग्नेशन और एक अच्छे स्तर की, तो एक BPO आपके सामने एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। और उन्हीं सब चीज़ों को लागू कराने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए NIOS ने ये वोकेशनल सब्जेक्ट आप सबके पाठ्यक्रम में जोड़े हैं, मतलब आपके सिलेबस में जोड़े हैं। उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जब आप कक्षा 12वीं करने के बाद बाहर जाएँ तो आपके सामने बहुत से विकल्प रहें, और उन विकल्पों के अनुसार आपको यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट दे दिए हैं। और उन्हीं वोकेशनल सब्जेक्ट में से एक आपका जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसी को, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, CRM डोमेस्टिक वॉइस के अंतर्गत। तो यही बात है कि जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स है, जिसे BPO कह रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या मुख्य चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को और पढ़ते हैं और क्या क्या मुख्य बातें हैं इसमें। अब देखो, BPO इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान सुनना, जब हम BPO इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की, तो ये हमें कई तरह की देखने को मिलती हैं। अगर मुख्यतः रूप से मैं आपको बोलूं तो जो BPO हुआ, BPO तो हमने क्या कहा, इसको मैं इक्विवेलेंट कर देता हूं, जैसा आप लोग कह सकते हैं कॉल सेंटर। कॉल सेंटर, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक टाइप होगा आपका डोमेस्टिक और एक होता है आपका इंटरनेशनल। तो आप लोगों ने समझा कि BPO को मैंने कहा कॉल सेंटर, और कॉल सेंटर के दो टाइप बताए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इन्हीं सब चीज़ों में अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें, डोमेस्टिक BPO की बात करें, तो ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, या जैसे हम कहें जो हमारे भारत देश के अंतर्गत जो हमारे कॉल सेंटर चल रहे होंगे, उनको हम कहेंगे डोमेस्टिक BPO इंडस्ट्री, जो यहीं के लोगों से बातचीत या उनके साथ संवाद करते हैं, उसी को कहते हैं डोमेस्टिक BPO इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसका मुख्य तौर पर यहाँ पर BPO के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि किस किस तरीके से इस BPO ने हमारे भारत में एक बहुत बड़ा योगदान करा है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में निरंतर रूप से बदलाव हो रहा है। तो इसमें मुख्य तौर पर जो बताया जा रहा है कि केंद्र बिंदु इन कॉल सेंटरों का भी एक बहुत बड़ा, या BPO का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की प्रगति में, ठीक है। आगे चलते हैं। बात करी जाए डोमेस्टिक BPO के बारे में, तो डोमेस्टिक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है? ये एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ही देश के अंतर्गत रहने वाले दो बिजनेस कम्युनिटी के बीच में, या दो बिजनेसेस के बीच में एक तरह की पार्टनरशिप होती है, जिसमें एक तरफ आप देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी और दूसरी तरफ होगा आउटसोर्सिंग पार्टनर। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ये कंपनी का कुछ काम है, तो ये कंपनी अपना काम करने के लिए दूसरी कंपनी को टारगेट दे देगी और ये कंपनी उस टारगेट को पूरा करेगी। तो यहाँ पर मान लो कि ये कोई बैंक है, कोई सा भी बैंक है, और ये कंपनी में आ जाएगी आपकी क्या, कॉल सेंटर। इधर कंपनी क्या करेगी, जो ये बैंक वाली कंपनी है, इसके मान लो कुछ टारगेट है, ये अपने लोन बेचना चाह रही है या इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना चाह रही है, तो ये खुद तो घर घर जाएगी नहीं, ये क्या करेगी, ये एक तरह से डील करेगी एक कॉल सेंटर के साथ, उसको देगी अपना टारगेट कि भाई इतने इतने हमारे पास लिस्ट है, हमें इतने इतने क्लाइंट्स चाहिए। तो यहाँ पर बैठे कॉल सेंटर के लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर कस्टमर्स को कॉल करते हैं, उन्हें नए नए प्लान्स के बारे में, प्रपोजल के बारे में, नए लोन्स स्कीम के बारे में, इंश्योरेंस स्कीम के बारे में समझाते रहते हैं। और ये सब चीज़ें आपने भी अपने साथ अनुभव करी होंगी कि जब आपके कॉल्स आते हैं आपके फ़ोन पर कि सर मैं XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर एक इतने % पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? या इसी तरह से आपने सुने होंगे सर हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं हमारी कंपनी, तो सर ये फैसिलिटीज़ हैं, आप सुन लीजिए। फिर वो आपसे फॉलोअप लेते हैं, फिर कॉल करते हैं, सर इसमें निवेश कर लीजिए। ऐसा आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया कि डोमेस्टिक BPO क्या हुआ, डोमेस्टिक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स क्या हुआ। एक तरह की पार्टनरशिप होती है दो बिजनेसेस के बीच में सेम कंट्री के, ठीक है, क्लियर बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाया, दो बिजनेसेस में मैंने आपको दो कंपनी दिखाई, एक कंपनी ये, दूसरी कंपनी ये। एक तरफ मैंने बैंक का आपको एग्जाम्पल दे दिया कंपनी में, दूसरी तरफ मैंने किसी कॉल सेंटर का दे दिया। तो बैंक के जो टारगेट हैं, जो टास्क हैं, उसको कंप्लीट करने का जो यहाँ पर एक जिम्मा ले लेती है वो कॉल सेंटर वाली कंपनी। तो इसी तरीके से जब ये चीज़ें किसी सेम कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम भारत के अंदर की ही बात करें, तो भारत के अंदर की ही कॉल सेंटर कंपनी, भारत के अंदर का ही बैंक, जब आपस में कोई डील पकड़ लेंगे किसी टारगेट को पूरा करने के लिए, तो उसी को आप कह देंगे डोमेस्टिक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब बात की जाए कि इस कॉल सेंटर में, मैं बार बार कॉल सेंटर कह रहा हूँ लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये BPO है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आप एग्ज़ाम में कॉल सेंटर मत लिखना, ये खाली समझाने की दृष्टि से आप लोगों के लिए कहा गया है, ठीक है। वहाँ आप BPO ही लिखेंगे, ठीक है। इन BPOs में एक
व्यक्ति का एक व्यक्तिगत रूप से किसी, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है, उसका वहाँ पर भविष्य क्या है, विकास किस तरीके से होता है, क्या उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास इस कॉल सेंटर या इस बीपीओ में जाने की। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ईमेल सपोर्ट में जा सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग में जा सकते हैं, एजुकेशन प्रोसेस आउटसोर्स में जाते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जा सकते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स में जा सकते हैं, या सेमी वॉइस प्रोसेस में जा सकते हैं, या वॉइस प्रोसेस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डेटा एंट्री या मेडिकल बिलिंग। इस तरह की यहाँ पर आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप बीपीओ को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लो अगर आपको यहाँ पर किसी तरीके की, ठीक है, किसी तरीके आपको यहाँ पर एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की वो चाहिए, मिल जाती है बीपीओ में, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो आप सभी को अगर मालूम है या नहीं है तो सुन लो थोड़ा। होता क्या है कि आज के युग में आप सभी देख रहे हैं कि डॉक्टर हैं या बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, तो वो सब प्रॉब्लम्स के लिए एक टाइम पे हम लोग ऐसे देखते थे कि आप फिजिकली आप जा रहे हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे विजिट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोस कर रहा है आपकी प्रॉब्लम को और आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, दवाई वगैरह लिख के दे रहा है, और उस हिसाब से आपने अपना ट्रीटमेंट चलाना होता था। आज के ज़माने में क्या हो गया, एक वर्चुअल डॉक्टर नाम से भी या वर्चुअल हेल्थ केयर भी आपकी दी जा रही है। मतलब जैसे अभी आप और हम एक तरह से टीचिंग और लर्निंग का काम कर रहे हैं, मैं यहाँ आपको टीच कर रहा हूँ, आप लर्न कर रहे हैं। तो एक ज़माना ऐसा होता था कि आप लोग टीचिंग क्या करते थे, ट्यूशन में जा कर के फिजिकली बैठ करके पढ़ा करते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे या अपने अदर किसी टैब वगैरह पे इन क्लासेस को देख लेते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह मेडिकल लाइन में क्या होता है कि डॉक्टर को आप कॉल करेंगे, डॉक्टर आपको फ़ोन ही फ़ोन में सारी आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा, उसको समझेगा, फिर उसके बाद वो आपके लिए जो जो चीज़ें होंगी मेडिकल से रिलेटेड वो बोलता रहेगा। अब डॉक्टर तो काम खाली इतना है कि उसने आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई आपने ऐसा करना है, ये दवाई खानी है, ये सब वो सब जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो इसको ट्रांसक्रिप्ट करने का काम, इसको रिटर्न फॉर्म में कन्वे करने का काम एक ऑपरेटर या एक एम्प्लॉय करेगा। तो ये भी एक तरह की एक करियर फैसिलिटी होती है आपके पास। ठीक है, दूसरा एजुकेशनल फील्ड में भी आप जा सकते हैं। जैसे आज बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, या आप देखते होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन रखे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी ऐप्स होती हैं, आप उनको इंस्टॉल करिए, 7-8 दिन के वो आपको डेमो क्लास देते हैं, फिर उसके बाद उनके कॉल सेंटर से आप लोगों के लिए कॉल आते हैं कि सर ये वाला कोर्स है, आप इसको परचेज़ कर लीजिए, इसको कर लीजिए। तो एजुकेशन लाइन में भी आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। कोई जॉब वगैरह आप लोग सर्च करना चाह रहे हैं किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी में, तो वहाँ पर भी आपको एक तरह से एक ये कॉल सेंटर के थ्रू या बीपीओ के थ्रू आपको वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। आप कॉलिंग में करके लोगों को उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उनको जॉब सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई तरह की वास्ट फील्ड है ये, काफ़ी आपको इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो यही सब बातें यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट है इसमें शो कर रही हैं, आप इन सबको नोट डाउन कर लें। और अगर इंडिविजुअल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लेवल पे आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्तिगत रूप से अगर किसी व्यक्ति को बीपीओ इंडस्ट्री में अगर उसकी मतलब फ्यूचर से रिलेटेड उसका करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है उसके सामने, तो ये सब चीज़ें आपके सामने विकल्प हैं, आप इन क्षेत्रों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर हेडिंग आ जाता है आपका हायरार्की इन अ बीपीओ। हायरार्की इन अ बीपीओ मीन्स, सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी संस्थान है, तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक वरीयता क्रम बना रहता है, एक मतलब एक हायरार्की होती है कि भाई टॉप लेवल पे ये अधिकारी है, उसके नीचे ये अधिकारी है, उसके नीचे ये अधिकारी है, उसके नीचे ये कर्मचारी है। कैसे, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, शायद से आप लोग समझ जाएंगे। अगर बेसिक तौर पर आपने किसी स्कूल में आप लोग कभी किसी टाइम पे पढ़े होंगे या स्कूल से आपका वास्ता रहा है, अधिकांश बच्चों का रहा ही होगा, कभी ना कभी स्कूल तो गए ही होंगे। तो आपने उस स्कूल में एक बात नोट करी होगी कि सबसे पहले कौन होता था कि भाई एक स्कूल का मालिक है, सारे बच्चे जानते हैं कि भाई इनका स्कूल है, इनका स्कूल है, तो उसे क्या कह देते हैं बच्चों, उसको कह देते हैं चेयरमैन, जो सबसे बड़ा आ गया स्कूल का। ठीक है, उसे क्या कह दिया हमने, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन महिला है तो चेयरपर्सन या चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद हमारे स्कूल का हम किसे बोलते थे, फिर होता था हमारे स्कूल का एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद उसमें होता था हेडमास्टर, फिर उसके बाद होगा आपका क्लास टीचर, फिर इस तरह से आपकी हायरार्की बनी रहती थी
स्कूल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल रहा कि स्कूल का कि किस तरह से वहाँ पर एक हायरार्की बनी होती है। तो आप हायरार्की का मतलब समझ चुके होंगे कि सबसे ऊपर कौन, फिर उसके नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन, फिर उसके नीचे कौन, इस तरह से उनकी मतलब जो उनका एक पद है, उनकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनकी वरीयता दी जाती है। तो ठीक इसी तरह जो कॉल सेंटर है या जिसको हम लोग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, वहाँ पर हायरार्की क्या होती है, वहाँ पर वरीयता क्रम क्या होता है, वो सबको अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन में यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग ईजिली इसको समझ पाएँ। देखो सबसे नीचे लेवल पर जो, चलो सबसे ऊपर करोगे सबसे नीचे करोगे पहले, चलो सबसे नीचे वाला देखते हैं पहले। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, ये कौन होता है बच्चों? ये होता है जो कॉल पिक करता है। जैसे हमने अमेज़ॉन में कॉल किया तो वहाँ पर एक बंदा फ़ोन उठाएगा, तो ये हुआ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके ऊपर कौन होगा? इसके ऊपर होगा सीनियर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, आप लोग समझ जाना, सीनियर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। इसके ऊपर कौन होता है? टीम लीडर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने टीएल सुना होगा, टीम लीडर, ठीक है। इसका क्या टास्क होता है? इसके अंतर्गत लगभग आप मान के चलिए 15 लोगों की टीम होती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ये कॉल सेंटर के जो ये टीम लीडर होंगे, इनका टारगेट है कि अपनी अपनी टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके जिम्मे है, ठीक है। अब इस टीम लीडर के ऊपर ऑपरेशनल मैनेजर, ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजर के ऊपर सर्विस डिलीवरी मैनेजर। ये सर्विस डिलीवरी मैनेजर पूरे प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत आने वाला ऑपरेशन मैनेजर की तरफ से कोई गलत काम होता है, ऑपरेशनल मैनेजर के अंतर्गत आने वाला टीम लीडर का काम गलत होता है, सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के द्वारा गलत काम या कॉल सेंटर के, तो ये सारी जिम्मेदारी जो टॉप लेवल पे है वो सर्विस डिलीवरी मैनेजर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो टारगेट होते हैं, जो काम होते हैं बच्चों, वो स्टेप बाय स्टेप सब में बांटे हुए हैं। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव को कोई प्रॉब्लम है तो उसका टास्क कौन देखेगा? सीनियर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। सीनियर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के तहत कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखेगा उसका टीएल। टीएल का काम है अपने नीचे वाले सीनियर कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव और अपने कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव को पूरा जिम्मेदारी लेने का। उसके ऊपर वाला होता है फिर ऑपरेशनल मैनेजर। तो इस तरह से पूरे इनकी जो जॉब्स हैं, जो इनकी पोस्ट हैं, वो उसकी हायरार्की यहाँ पर दर्शा रखी है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। बात आती है वर्क कल्चर की डोमेस्टिक बीपीओ इंडस्ट्री में, कि जो भी एक कॉल सेंटर होता है कि यहाँ पर का जो वातावरण होता है, मतलब आप सभी को मालूम होगा वातावरण का मतलब क्या होता है। ये बहुत छोटी सी बात है कि वर्क कल्चर कैसा है। जैसे एक अमूमन सी बात है, आप सभी ने देखा होगा कि कोई आप अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप सभी देखते होंगे कि वहाँ पर बिल्कुल मतलब एक पुराने तरीके की कोई हवेली सी होती है, वहाँ पर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का कम ध्यान रखा जाता है और एक इस तरीके का माहौल होता है कि लोगों को केवल अपने काम कराने से मतलब होता है, चाहे कैसी गंदगी हो रही है किसी को कोई मतलब नहीं। जो जॉब कर रहे हैं वो खाली अपनी नौकरी पेशे से जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप एक बीपीओ की बात करते हैं तो वहाँ का एक वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है। आई थिंक आप सभी ने कभी ना कभी अगर बीपीओ में विजिट करा है तो वो एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट से कम नहीं होता है या अच्छे खासे होटल से कम साफ़ सफाई वाला इलाका नहीं होता है। ये आप सभी ने नोट करी होंगी ये बात, ठीक है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्क कल्चर यहाँ का कैसा है, ठीक है। तो वर्क कल्चर में आप देखेंगे कि जैसे हमारे भारत में यहाँ पर अब एक ज़माना होता था कि जब अंग्रेज़ लोग रहा करते थे, अंग्रेज़ों के समय पर क्या था कि यहाँ पर काफ़ी बंदिशें थी हमारे ऊपर। फिर जब हमारी सरकार भी आई, भारत सरकार बनी, तो यहाँ पर बहुत सी बंदिशें लगाई गई कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस या कोई भी काम को, ऑक्यूपेशन को एकदम से शुरू नहीं कर सकता, उसे कई तरह के लाइसेंस वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जब
आप एलपीजी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस तरह से एक पॉलिसी आई थी, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें था ये। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन जैसे ही हमारे भारत में लॉन्च किया गया तो इससे लिबर्टी प्रोवाइड कर दी गई भारत के लोगों को कि भाई अब आपको बहुत सी चीज़ों के लिए लाइसेंस की अथॉरिटी नहीं है, आप छोटे मोटी तरीके से कुछ चीज़ों की पालना करके आप अपना बिजनेस या कोई भी काम आप उसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों के लिए कई क्षेत्रों में एक तरह से नया स्टार्टअप करने के लिए, नया ऑक्यूपेशन शुरू करने के लिए उनको ऊपर जो सरकारी बंदिशें हुआ करती थी वो सब समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो उस लिबरलाइजेशन के तहत ही यहाँ पर जो एक हमारा बीपीओ है, जिसे हम कॉल सेंटर कह रहे हैं, इसे बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिली कि यहाँ पर बीपीओ खोलने के लिए एक कम पैसों में खुल जाता है और इसमें यहाँ पर आपको सस्ते और योग्य युवा ये आपके लिए मिल जाते हैं रोजगार के लिए। मतलब कम पैसों में, कम सैलरी में जो हमारे युवा होंगे वो आपको जॉब करने के लिए भी मिल जाएंगे और ये आपका स्टार्टअप भी बहुत कम लागत में हो जाता था। ठीक है, और इन सब का काम क्या है, जैसा आप सभी को मालूम है, इस कॉल सेंटर में कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को उनको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत का यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि इसका एनवायरनमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या होगा, एक इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया जाता है कि यहाँ पर आकर के आप एनर्जेटिक फील करें। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं ऑफिस के अंदर और सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया तरीके का वेल मेंटेन्ड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ताकि यहाँ पर जो भी हैं कार्यरत वो सभी अपने आप को एक ऊर्जावान महसूस करें। बात करी जाए यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ का जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसमें एक 24/7 का वर्क एनवायरनमेंट होता है। मतलब हफ्ते के 7 दिन और हफ्ते के 24 घंटे, तो 24 घंटों का मतलब दिन रात टोटल इंटू 7, मतलब 7 के 7 दिन, दिन दोपहर शाम रात यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है। दैट मीन्स कि ये शटर डाउन नहीं होता है। जैसे आप बहुत सी जॉब्स में देखेंगे कि भाई मॉर्निंग में 10 बजे जाओ, शाम को 5 बजे घर में आ जाओ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिन में रात में काम चलता रहता है। तो इसी के तहत यहाँ पर शिफ्ट चलती हैं, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट। ठीक है, और अमूमन आप सभी ने देखा होगा कि डे शिफ्ट में गर्ल्स लोगों को रिक्रूट करा जाता है और नाइट शिफ्ट में बॉयज़ लोगों को। ठीक है, तो ये इसके एनवायरनमेंट के बारे में आया, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना, एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट होगा और एक 24/7 वर्क एनवायरनमेंट। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें परफेक्ट मर्जर। परफेक्ट मर्जर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि कॉल सेंटर या बीपीओ में यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म प्लस फ्रेंडलीनेस का आपको एक मिश्रण मिलेगा। मतलब यहाँ पर लोग अपने कार्य में निपुण होंगे, प्रोफेशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक दोस्ती वाला माहौल होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को या जो लोग काम कर रहे हैं उनको मशीन्स की तरह ट्रीट नहीं करा जाता है, उनको सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ठीक है, और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो जिस भी क्षेत्र में अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होने के नाते यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक तरह से अपने आप को बंदिश में या घुटन में महसूस नहीं करते हैं। तो यहाँ के जितने भी आपके सीनियर्स भी होंगे वो भी आपके साथ एक दोस्ती वाला माहौल के तहत रहते हैं, बातचीत अच्छी रहती है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहता है। ऐसा नहीं कि डर का, भय का और एक मशीन की तरह आपसे काम करवाया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ताकि जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग उस वातावरण में अपने आप को एक तरह से घुटन महसूस ना करें। ठीक है, तो एक परफेक्ट मर्जर की यहाँ पर बात करी गई है। यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म और फ्रेंडलीनेस का मर्जर होता है, इन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एनवायरनमेंट के बारे में। रेजुवेनेशन चैनल, मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है किसका, बीपीओ के अंतर्गत का। तो आप अपने आप को इमेजिन करिए, हम लोग बीपीओ के अंदर का जो वातावरण है, वहाँ के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेजुवेनेशन चैनल, मतलब आपको हमेशा ऊर्जावान और यंग बनाए रखने की, मतलब
आप युवा हैं और आपके अंदर शक्ति है, स्फूर्ति है, इस तरह की चीज़ों का यहाँ पर मिश्रण होता है, ताकि जो भी है वो अपनी एक यूथफुल कंडीशन में रहे। वो अपने को ऐसा ना समझे कि मेरे में ताकत ही नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, थका हारा हूँ। तो इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता है। यहाँ पर कई तरह के रेजुविनेशन चैनल हैं जिससे आप सभी अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और ताकतवर महसूस करेंगे। इसी के अंतर्गत आप सभी देखते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 24/7 का वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो लोग किसी तरीके से स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ पर कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसे हम रेजुविनेशन चैनल्स के नाम से कह रहे हैं। जैसे कि जिम होगा अंदर, ठीक है, उसी बीपीओ के कंपाउंड के अंतर्गत उसी बिल्डिंग में जिम होगा आपके लिए। वहाँ पर इंडोर टेनिस होगा, बैडमिंटन होगा, है ना, कई तरह के आप जैसे इंडोर गेम्स होते हैं उनको भी आप खेल सकते हैं। वहाँ पर कैफ़े होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, आपको स्ट्रेस से रिलीविंग दिलाने का काम करते हैं कि भाई, क्योंकि 24/7 का काम है, दिन रात फ़ोन उठाने, कॉल, हेलो हेलो हेलो, एक ही तरीके की लाइनिंग चल रही है, तो स्वाभाविक है कि स्ट्रेस होना लाजमी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर हटाने के लिए इसके अंतर्गत जो एनवायरनमेंट में हम देख रहे हैं कि बीपीओ के अंतर्गत का एनवायरनमेंट, तो इसी में हमने रेजुविनेशन चैनल की बात यही कही कि रेजुविनेशन का मतलब ही ये होता है कि एक इस तरीके की चीज़ें जिनसे कि आपकी जो एक ऊर्जस्वी आपको बना सके, स्वस्थ बन के रह सके, और जो आपकी यूथफुल कंडीशन है वो वहीं पर मेंटेन रह सके, है ना। आप लोग अपने को कमज़ोर, बीमार इस तरह का ना महसूस करें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि इन बीपीओस के अंतर्गत ही आपके लिए जिम होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप अंदर खेल सकते हैं, है ना, बैडमिंटन होते हैं, इंडोर कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, वहाँ पर कैफ़े होंगे। तो इन सब चीज़ों से आपका थोड़ा सा जो एक स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं हद तक आपका कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ध्यान रखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बीपीओ के अंदर के एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो रेजुविनेशन चैनल के बाद आपके सामने आता है मोटिवेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। मोटिवेशन एंड एक्नॉलेजमेंट आप नाम से ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि जो बीपीओस के एम्प्लॉय हैं, ये कॉल सेंटर के एम्प्लॉय हैं, इनके पास कुछ टारगेट होते हैं, कुछ डेडलाइन होती है। दैट मीन्स कि इनके पास इतनी लिस्ट है, भैया इतनों को तुमने सॉल्व करना है, इनको कंप्लीट करना है इन टास्क को। तो यहाँ पर काम करते करते पहले दिन तो आप जो अगर मिलता है आपको ये काम, तो आप ठीक ठाक अपने को महसूस करेंगे। कुछ दिनों बाद आप क्या होता है, आपका मोटिवेशन कम होने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टीम है, जो बीपीओस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग मोटिवेटेड रह सकें, तो टीम मैनेजर और टीम लीडर, ये लोग जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमेशा मोटिवेटेड वर्ड के साथ मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए हमेशा उनकी शाबाशी देंगे, तारीफ़ करेंगे, ताकि वो अपने को ऊर्जावान महसूस कर सकें और अंदर से वो एक प्रोत्साहित रहें, बिल्कुल हतोत्साहित ना हो जाए, अपने को अंदर से डीमोटिवेट ना समझे। तो टीम लीडर अपने अंडर जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ होंगे उन सबको समय समय पर मोटिवेटेड करते रहते हैं। अच्छे अच्छे शब्द उपयोग कर जाते हैं, जैसे शाबाश, गुड, वेरी गुड, वी प्राउड ऑफ यू, यू डन इट। और इनको समय समय पर इंसेंटिव, और जिसने अगर कोई अच्छा काम कर दिया किसी भी एम्प्लॉय ने, तो उसको उसके उसमें एवज में रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। जैसे आपको गिफ्ट कूपन मिल जाते हैं, गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, एटीएम की तरह होते हैं, उनमें कुछ अमाउंट होती है 6, 7, 8 हज़ार की, तो वो आपको उसमें मिल गया, है ना। इंसेंटिव मिलेंगे आपको, सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे बेस्ट एम्प्लॉय का या एक्सेट्रा, इस तरह से। तो जब आप एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं 100-200 लोगों के साथ, और आपको एक तरह से चीयर अप करा जाए और आपने अच्छा काम करा, तो उन 100-200 लोगों के सामने आपको बुला करके आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाए। अमाउंट मैटर नहीं करती, बट इतने लोगों के सामने आपके लिए तालियां बजे, क्लैपिंग हो, आपका नाम उठे, तो वो अपने आप में आपको एक एनकरेज करने का काम करता है। ठीक है, और इसी इंडस्ट्री में, ये बीपीओ के अंतर्गत, यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे तरह की गाइडेंस और एनकरेजमेंट आपको समय समय पर मिलती रहती है। इस वाले इंडस्ट्री के अंतर्गत इन चीज़ों का अकाल नहीं है कि आपको गाइडेंस की कमी होगी या आपको एनकरेजमेंट की कमी दी जाएगी। ठीक है, तो ये हम बीपीओ के अंदर का एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, दोबारा से इसे क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग कल्चर इसके अंदर का, इसमें पहले हमने पढ़ा एनर्जी सेटिंग, 24/7 वर्किंग एनवायरनमेंट, परफेक्ट मर्जर पढ़ा हमने। ठीक है, मोटिवेशन एक्नॉलेजमेंट हमने लास्ट में पढ़ा, रेजुविनेशन चैनल पढ़ा, जिसमें स्ट्रेस वगैरह को दूर करने के लिए जिम वगैरह ये सब खुले रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सामने आता है टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक बीपीओ कंपनी। ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं इनके।
ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की आपकी डोमेस्टिक बीपीओ कंपनी होती है, एक होती है इनबाउंड, दूसरी होती है आउटबाउंड। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब क्या है, ये क्या करेगी, इनकमिंग कॉल्स को लेगी। आउटबाउंड कंपनी क्या होगी, बीपीओ, वो कॉल करेगी। कंफ्यूज मत होना, डोमेस्टिक बीपीओ कंपनी आपकी दो तरह की होंगी, एक इनबाउंड होगी, एक आउटबाउंड। इनबाउंड क्या करेगी, कॉल रिसीव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए कह देता हूँ, अमेजन से आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आपने प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई। अब आपने क्या करा, आपने कस्टमर केयर को उनके कॉल किया, तो वहाँ पर वो लोग आपकी कॉल रिसीव कर रहे हैं। उस समय पर वो क्या कहलाएंगे भैया, आपके इनबाउंड हैं। ठीक है, इनबाउंड डोमेस्टिक बीपीओ कंपनी है, वो आपकी कॉल को रिसीव कर रही है, आपकी समस्याओं का निवारण कर रही है, दैट मीन्स आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आउटबाउंड की बात करूं, तो आउटबाउंड में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि बैंक या कोई भी बैंक है, मान लो XYZ नाम से कोई बैंक है, वो क्या करता है, वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ला रखा है। अब लोगों को कैसे मालूम चलेगा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आएंगे, इंटरनेट में एडवर्टाइजिंग आएंगी, रास्ते में होर्डिंग्स लगेंगे, बैनर्स लगेंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक काम नहीं बनेगा। तो क्या करा जाएगा, इन कॉल सेंटर से इन बीपीओस को वो टास्क दे दिया जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको फ़ोन करते हैं कि सर ये कंपनी में ये लोन फैसिलिटी है, ये कंपनी में ये आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी है, आप इंश्योरेंस करा लीजिए, आप लोन ले लीजिए। ये सब आए दिन आप सब लोग देखते रहते होंगे। तो इनबाउंड कौन हुई, जो कस्टमर की कॉल को अटेंड कर रही है। आउटबाउंड कौन होगी, जो कॉल खुद करती है कस्टमर को। ठीक है, छोटी सी बात है, ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डोमेस्टिक बीपीओ कंपनी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि दो तरह की आपकी बीपीओ कंपनी होती है, एक होती है डोमेस्टिक और एक होती है इंटरनेशनल। ठीक है, तो डोमेस्टिक बीपीओ कंपनी में आपके सामने क्या है, डोमेस्टिक बीपीओ कंपनी हैंडल सेल्स एंड कस्टमर सर्विस ओनली फॉर इंडियन कंपनी। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले कहा था इंडियन कंपनीज के तहत ही ये लोग डील करेंगे, मतलब जो भारत के अंतर्गत जो भी हैं केवल उन्हीं के साथ ये लोग डील करते हैं। ठीक है, इंडियन कंपनीज के लिए ही। ठीक है, उनकी सेल्स को, उनकी कस्टमर सर्विस जो खाली हो सकती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक बीपीओ कंपनी में आपके सामने कुछ नाम यहाँ पर आ रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, फैब फर्निश हो गया, अमेजॉन इंडिया हो गया, या फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें इंटरनेशनल बीपीओ कंपनी। इंटरनेशनल बीपीओ कंपनी हैंडल क्या करती है, ये सेल्स और कस्टमर सर्विस फॉरेन क्लाइंट्स के साथ ही डील करती है, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, जनपैक्ट हो गया, विप्रो हो गया। विदेशी लोगों के साथ ही इनका संवाद होता है। तो आप मुख्य तौर पर देखते होंगे ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर रात को ही चलते हैं ये वाले बीपीओ, क्योंकि जब इधर अंधेरा होगा, इधर रात होती है, तो वहाँ पर सवेरा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात रही इंटरनेशनल के बारे में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बता दिया। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल को जो ये बीपीओ हैं, इनको आप दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, एक कैप्टिव बीपीओ और एक थर्ड पार्टी बीपीओ। दैट मीन्स डोमेस्टिक का भी कैप्टिव बीपीओ होगा, इंटरनेशनल का भी कैप्टिव बीपीओ होगा, डोमेस्टिक का भी थर्ड पार्टी बीपीओ होगा, इंटरनेशनल का भी थर्ड पार्टी होगा। ठीक है, ये दोनों बीपीओ जो कैप्टिव और थर्ड पार्टी, ये दोनों के लिए लागू होंगे। अब कैप्टिव बीपीओ क्या होगा कैप्टिव बीपीओ में, सिंपल बात समझ लो, कोई कंपनी है, उसका नाम है RST, इस नाम से कोई कंपनी है। ये कंपनी क्या करेगी, खुद ही का अपना एक कॉल सेंटर बना देगी, खुद ही के बंदों से एक खुद ही का कॉल सेंटर बना देगी। तो इसे क्या कहा जाएगा, कैप्टिव बीपीओ। वहीं अगर ये RST किसी थर्ड पार्टी को, किसी और कॉल सेंटर वाले को अपॉइंट कर लेगी अपने क्लाइंट देखने के लिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, थर्ड पार्टी बीपीओ। सिंपल बात है, ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसमें हुई होगी।
दोबारा बता देता हूँ, कैप्टिव बीपीओ में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो पेरेंट कंपनी होगी, वो खुद ही अपना डेडिकेटेड कॉल सेंटर बनाएगी अपने क्लाइंट्स को देखने के लिए, ठीक है। वहीं अगर कोई कंपनी है वो थर्ड पार्टी को अपॉइंट करती है अपने कस्टमर हैंडल करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे आप, थर्ड पार्टी बीपीओ, ठीक है। इजी था, इतना सही बात था, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी। और एक और छोटी सी बात समझ लो, इसमें ज़्यादा वैसे दिक्कत नहीं है। ये जितने भी थर्ड पार्टी बीपीओ होते हैं, अब देखो मार्केट में बहुत सारे बीपीओ होंगे, किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं करना है, इन सबको एक रैंक दी जाती है, इन सबको रेटिंग दी जाती है हर साल। और कौन देता है इसको, नासकॉम नाम से, बस इतना समझ लो। अब ये नासकॉम क्या है ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ऐसा समझो कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है कौन सा नहीं है, ये डिसाइड उसके मार्क्स से हो जाता है। तो ठीक उसी तरह थर्ड पार्टी बीपीओ में किसकी क्या रेटिंग है, वो रेटिंग यहाँ पर अलॉट करने का काम है नासकॉम का, ठीक है। इतनी सी बात है। और इसी के साथ आप सभी को खुशी होगी कि जो आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। तो बीपीओ आपने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो है ये चैप्टर, ये आप लोगों ने मुझे उम्मीद है समझ लिया होगा अच्छे से। और इसमें जितने भी हमारे टास्क थे वो सारे हमने समझे कि जैसे हमने स्टार्टिंग करी कि आज की तारीख में बीपीओ ने क्या क्या वरीयता हासिल करी है, कैसे इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार दे करके यहाँ पर योगदान प्राप्त करा है ना। बीपीओ के टाइप्स हमने पढ़े कि क्या होता है बीपीओ, उसका वर्किंग कल्चर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, स्किल्स, और ये सब चीज़ें हमने समझी, ठीक है। तो ये लगभग हमने सारी चीज़ें इसमें समझ ली हैं और चैप्टर आपका कंप्लीट ही हो गया है। केवल एक छोटी सी बात है, उसको देख लो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया आपको अगर एक किसी बीपीओ में जॉब करनी है तो आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है, छोटी सी बात है, चैप्टर कंप्लीट है, समाप्ति समझो, बस समझो। किसी भी कॉल सेंटर में अगर आपको जॉब करनी है, या जिसको बीपीओ कहते हैं, कॉल सेंटर मत लिखना, ठीक है, बार बार आपको कह चुका हूँ, वो खाली समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। अगर एक बीपीओ में आपको जॉब करनी है तो आपके सामने क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या कौशल होना चाहिए आपके पास, तो समझो। सबसे पहले भाई आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा, जैसे अगर आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप भोजपुरी जानते हैं तो उस वाले क्षेत्र के लिए, मराठी है तो महाराष्ट्र में, इस तरह से आपको रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए ताकि जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उससे तहत आपको काम मिल सके, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब बात करें ऐसे नहीं हेजिटेट हो रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर शिफ्ट्स में काम करने की, भाई चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं दोनों स्टेप में काम करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल दिन में काम करता हूँ, रात में मेरे बस का नहीं है कॉल सेंटर में जॉब करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं बीपीओ में जॉब की। कम्युनिकेशन स्किल, वार्तालाप की स्किल, सॉफ्ट स्किल, मतलब विनम्रता के साथ प्यार से कहना है। कस्टमर चाहे कितना भी गुस्से में है, कैसे भी वो शैली का प्रयोग कर रहा है, आपने अपना संयम नहीं खोना है। अडेप्टेबिलिटी, आप चेंजेस के साथ अपने आप को बदलाव करने की क्वालिटी रखते हो। कोई भी नई चीज़ के चेंजेस आ रहे हैं उनको आप अपनाएं, कोई भी नई चीज़ें हैं उनको आप तुरंत अपनाएं, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए कि कैसे कंप्यूटर ऑपरेट होता है, छोटी मोटी डेटा एंट्री या आपको सर्च और ब्राउज, इस तरह की चीज़ें से आप परिचित होने चाहिए अगर आप एक बीपीओ में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस केवल ये थी बात। और ध्यान रखना, इस चैप्टर से आपसे वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, वो आपसे बेसिकली क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले कि स्किल्स, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क एट अ डोमेस्टिक बीपीओ। तो ये देखो इसमें 7 पॉइंट यहाँ लिखे हुए, ये कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपके लिए कितना बढ़िया है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर रिकैप करना, मैंने बातों को बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करी है। और अगर आप लोगों ने भी ध्यानपूर्वक चीज़ें सुनी है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ही सही आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।